हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद तोशिबा। सो आज हम कर रहे हैं हिंदी की व्याकरण। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी व्याकरण आप कर सकते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न आप इसे कह सकते हैं। और जैसे क्लास 9th to 12th ये सारी कक्षाएं इसे पढ़ सकती हैं, सारी कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है ये। जैसे पहले हमारा क्वेश्चन ही देख लीजिए, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। उसके बाद ये कुछ अंतर मैं आपको बता रही हूँ जो हर कक्षा में लगभग 2 नंबर के मार्क्स में आएगा ही। क्वेश्चन एक हर कक्षा में आने वाला है। नाटक एकांकी में अंतर है। उसके बाद है हमारी कहानी उपन्यास में अंतर है। ये हमारा रेखा चित्र संस्मरण में अंतर है। इस तरह के अंतर आप जो है वो याद कर लीजिए, ये हर कक्षा में 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही। ये देखिए एक और अंतर है, लोकोक्ति और मुहावरे। एक अंतर और मैं आपको बता देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक अंतर देख लीजिए, संधि समास में अंतर है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम आगे की व्याकरण की बात करें तो हमारे जो 4 काल होते हैं, इन 4 काल आप याद रखें। 4 कालों के क्या नाम रखे गए हैं वो आप याद रखें। इनके किस किस सन में जो है वो कहाँ से कब तक रहा है ये आप याद रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे छायावाद है, प्रगतिवाद है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनके आप जो है वो 2 कवि और कवि की रचनाएं आप याद रख सकते हैं जी। कवि और कवि की रचनाएं, ये प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद की 2 रचनाएं देख लीजिए आप, कवि और 2 रचनाएं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की 2 रचनाएं देख लीजिए। नई कविता, ये नई कविता के 2 कवि और कवि की रचनाएं देख लीजिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न इस प्रकार आ सकते हैं जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया गया है, या भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न आप देख लीजिए। ये रीतिकाल और रीतिकाल के 2 कवि देख लीजिए। ये हमारे छायावादी कवि और कवि की रचनाएं हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है वो देखिए काव्य। काव्य के तत्व क्या होते हैं आप परिभाषा देख लीजिए, आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा है, रसात्मक वाक्यम काव्यम। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है कुछ ये परिभाषाएं जो आप याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए काव्य कितने प्रकार के होते हैं, जैसे है श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। उसके बाद इसमें और कितने प्रकार के काव्य होते हैं, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य। अब महाकाव्य में आपको ये याद रखना है कि महाकाव्य और खंड काव्य के अंतर भी याद रखने हैं, प्लस इनके 2-2 कवि और इनकी रचनाएं, इनकी विशेषताएं आपको याद रखनी है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका खंड काव्य है। उसके बाद हमारा ये महाकाव्य खंड काव्य में अंतर है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। खंड काव्य में अंतर, जितने भी अंतर मैं आपको बता रही हूँ उसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। उसके बाद हमारे रस हैं, रस की परिभाषा देख लीजिए। उसके बाद देखिए रस के अंग कितने प्रकार के होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभव और विभव। और रस के स्थायी भाव कितने होते हैं, तो रस के प्रकार जो है वो 10 होते हैं, उनके 10 स्थायी भाव उनके सामने लिखे हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रस होते हैं जिनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाए। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, इसका एक आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। उसके बाद आपका हास्य रस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं कि हास्य रस के एक एग्जाम्पल भी आप याद रखें और परिभाषा भी याद रखें। उसके बाद आते हैं छंद पे। छंद की परिभाषा कितने प्रकार के होते हैं, जैसे छंद में क्या बोल रहे हैं, वर्णों की संख्या एवं क्रम, मात्राओं की गणना, यति गति से संबंध नियोजित काव्य रचना को छंद कहते हैं, ये परिभाषा आप याद रखें। इसके बाद अंग कितने प्रकार के होते हैं, 6 अंग होते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक और गण। उसके बाद छंद के कितने प्रकार होते हैं, छंद के 4 प्रकार होते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, वार्णिक वृंत और मुक्त छंद। ये आपके मात्रिक छंद से लेके आपके मुक्त छंद के सभी जो है वो परिभाषाएं आप देख लीजिए। उसके बाद दोहा आप पढ़ लीजिएगा। दोहा छंद क्या होता है, तो दोहा छंद जो है वो अर्धमात्रिक छंद होता है, जिसका उल्टा सोरठा, और सोरठा इसका उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें आप ये याद रखिएगा, इसमें पहले चरण में 13 और 11 मात्राएं, पहले और तीसरे में, तथा दूसरे और चौथे में कैसी होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। तो आप ये एग्जाम्पल याद रख सकते हैं इसका, या इसकी जगह एक एग्जाम्पल और है वो आप कर लिए, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो ये वाला जब आप याद रखेंगे तो इसमें आपके 2 चीजें कवर होंगी, एक तो दोहा छंद कवर हो जाएगा और आपका श्लेष अलंकार कवर हो जाएगा। श्लेष अलंकार में भी आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये आपकी चौपाई है मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 16-16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, यानी 4 चरण हो, 5 चरण हो, कितने भी चरण हो, इसमें हर एक चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 16-16। इसमें ये वाला भी आप याद रख सकते हैं, या फिर आपने चौपाई जैसे हनुमान चालीसा आपने पढ़ रखी है वो भी आप इसमें याद कर सकते हैं। यह है गीतिका,
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हरि गीतिका और अलंकार। अलंकार की परिभाषा आपको याद रखनी है। काव्य के शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। कई बार एक शब्द में उत्तर में आ जाता है। काव्य के अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब कौन कौन से भेद है देख लीजिए। शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, उभय अलंकार है। अब इनके अंदर भी जो है हर एक अलंकार के अंदर बहुत सारे जो है वो उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, प्रकार होते हैं। जैसे कि अनुप्रास अलंकार, इसमें क्या बोलेंगे? किसी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होना। वर्ण यानी जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसमें चाचा की बार बार आवृत्ति हो रही है। उसके बाद रूपक अलंकार है, इसमें क्या बोल रहे हैं? उपमेय और उपमान का आरोप लगाया जाता है। इसमें भी आपके देख लीजिए 4 ऑप्शन, इसमें से आप एक याद कर सकते हैं। एक उदाहरण उपमा अलंकार है। अब मैं जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार है और श्लेष अलंकार। अभी श्लेष अलंकार के लिए मैंने एक एग्जाम्पल आपको बोला था, जो रहीमन पानी राखी है, वो इसमें भी लिख सकते हैं आप, और उधर अलंकार उसमें दोहा छंद में भी लिख सकते हैं। मानवीकरण अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, ये सब आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए याद करने के लिए।